हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि अभी तक की क्लास में हमने मिरर्स के बारे में अच्छे तरह से पढ़ा, जैसे कि उसमें मुख्य रूप से हम पढ़ रहे थे अभी रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, चूंकि लाइट हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं और इसमें मुख्यतः दो घटनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन के हिस्से को हमने कवर कर लिया है और उसमें हमने मिरर मीन्स दर्पण के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से दर्पण होते हैं और उनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है। हमने सभी केसेस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। स्टूडेंट, इसमें आपको परीक्षा में कई तरह के सवाल उससे संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे उनके यूजेस क्या है, जो मिरर आपने पढ़ा उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि जो भी चैप्टर हम कवर करेंगे उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलेंगे, उससे संबंधित सभी एस्पेक्ट को देखते चलेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम आपको मिले, जो भी क्वेश्चन मिले, आप उनको सॉल्व कर सके आसानी से। तो चूंकि हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन वाला हिस्सा पढ़ लिया है, तो अब हम लोग उससे संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे कि दर्पण का क्या क्या यूज होता है, दर्पण गोली दर्पण के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका अलग अलग जगह पे कैसे यूज होता है और उससे संबंधित जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी बुक्स में या तो झारखंड बोर्ड की भी बुक में सेम प्रश्न है, तो उनको हम हल करेंगे आज। आइए अच्छा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ मिरर मीन्स दर्पण के प्रयोग अनुप्रयोग में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, मुख्यतः हमने तीन तरह के दर्पण के बारे में अध्ययन किया है और हम जानते हैं दर्पण का जो नाम होता है उसके परावर्तनी सतह मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे होता है और उसके आधार पे हमने देखा कि मुख्यतः उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। अगर सतह प्लेन है तो प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण और अगर गोलीय सतह है तो गोलीय दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर। फर्दर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल मिरर को दो और भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है। उसमें हम अंदर भी पॉलिश कर सकते हैं गोली सरफेस के और बाहर भी, जिसके आधार पे दो तरह के मिरर तैयार होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम देख रहे हैं तीन तरह के दर्पण हो गए जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें से जो समतल दर्पण है स्टूडेंट, उनका यूज हम अक्सर देखते आ रहे हैं अपने घरों में। ज्यादातर जगह पे जो दर्पण हमारे घर में प्रयोग होते हैं वो समतल ही होते हैं, जिसमें हम सामान्यतः मुंह देखने के लिए यूज करते हैं। और आप बड़े सैलून्स में भी जाएंगे तो जो दीवार पे बड़े बड़े मिरर होते हैं आप देखे होंगे, वो पूरे बॉडी को कवर करते हैं, पूरी बॉडी को दिखाते हैं। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां बड़े बड़े जो दर्पण लगे होते हैं जिसमें आपका पूरा शरीर दिखाई देता है। और आप ध्यान दिए होंगे स्टूडेंट कि आप जितने बड़े हैं आपका जो साइज है उस दर्पण में वही साइज दिखता है और ऐसा संभव होता है समतल दर्पण में ही। तो वो सभी जगह समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ज्यादातर जो बड़े दर्पण होते हैं आप देखे होंगे सामान्यतः वो समतल दर्पण ही होते हैं। तो इसलिए उसके बारे में आप ज्यादा बढ़िया से परिचित है। तो बाकी जो दर्पण बचे मीन्स गोली दर्पण के दो हिस्से, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, तो इनके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण के प्रयोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग कुछ थोड़ा सा इमेजेस हमने यहाँ पर रख लिया है ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी पड़े। आप क्योंकि जब चीज को देखते हैं तो उसको समझना ज्यादा आसान पड़ता है। तो हम लोग आइए पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण के प्रयोग। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग। इसमें स्टूडेंट हम लोग सामान्य लाइफस्टाइल में, सामान्य जिंदगी में हम जो है देखते हैं कि कौन कौन से प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट जैसे कुछ फिगर लिया है, आप देख सकते हैं। पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर ले स्टूडेंट। हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, उत्तल होता है, जिसकी वजह से इस पे
जब समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो क्या करेगा है, उनको रिफ्लेक्ट करेगा और ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ये आगे की तरफ फैलती हुई में ये डाइवर्जिंग मिरर का काम करता है, प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाने की वजह से जो है हम देखेंगे कि ये प्रकाश को जो है कहाँ कहाँ फैलाने की जरूरत है। अगर लाइट को फैलाने की जरूरत है, उसको डाइवर्ट करने की जरूरत है, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, तो आपने याद करिए देखा था कि उत्तल दर्पण में मुख्यतः एक तरह से एक ही केस बनता है। उसमें दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो कहीं भी हमें अगर जरूरत इस प्रकार की हो कि सदैव सीधा प्रतिबिंब हमें चाहिए, तो हमारे पास यही विकल्प रहेगा, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। समतल दर्पण भी सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी। लेकिन उत्तल दर्पण की एक विशेषता ये होती है स्टूडेंट, आप देखिए जैसा कि यहाँ हम फिगर में बनाए हैं, इसमें जो है ज्यादा एरिया से लाइट पड़ सकता है, ज्यादा एरिया से लाइट को अपने ऊपर कवर कर सकता है। मीन्स इस पे इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, अगर इस पर ज्यादा क्षेत्र से लाइट पड़ रही है तो ज्यादा लाइट को परावर्तित करेगा और उस क्षेत्र में आने वाले जहां जहां से लाइट आएगी उन वस्तुओं का प्रतिबिंब बना सकता है। अर्थात इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, हाँ, दृष्टि क्षेत्र, हाँ, फील्ड ऑफ व्यू मतलब हम कह सकते हैं दृष्टि क्षेत्र जो होगा ये ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मिरर। मतलब जो बाकी दो मिरर हैं, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण के कंपेयर में हम देखें तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, मतलब इसमें ज्यादा एरिया कवर करेगा, इस पे ज्यादा क्षेत्र से, ज्यादा वस्तुओं से, ज्यादा जगह से प्रकाश आ सकता है, इसलिए यह ज्यादा वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बार में बना सकता है। तो कहीं अगर हमें ज्यादा क्षेत्र को देखना होगा एक साथ, या अगर हमें ऐसी जरूरत पड़े कि हमें वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई पड़े, तो इन केस में हम सदैव उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए देखें, हमने यहाँ पे कुछ चित्र पहले से रख लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पहला जो हमने चित्र लिया है, आप देख पा रहे हैं ये है साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर की बात करें स्टूडेंट तो इसको जो है रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, जो बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, जो कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग, पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं आप इसको, अर्थात पीछे की चीजें देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि अगर हम बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हम पीछे मुड़ कर देख नहीं सकते, अगर क्योंकि मुड़ कर देखेंगे तो रिस्क है आगे हमारी बाइक कहीं टकरा न जाए। तो हम आगे देखते हुए भी पीछे की चीजों को ध्यान अगर देना चाहे तो उसके लिए उत्तल दर्पण एक बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट, अगर हम वहां सोचिए अवतल दर्पण लगाए तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि उसमें वस्तु तो हमेशा काफी दूर रहेगी, और वस्तु अगर दूर है तो हमेशा वो सेंटर से बाहर रहेगी, फोकस से बाहर रहेगी, अर्थात उसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, हमें उल्टा गाड़ी आते हुए दिखेगा, जो कि हमें फोकस करने में प्रॉब्लम करेगा। मीन्स हमें ध्यान ठीक से समझ में नहीं आएगा कि कौन गाड़ी कैसे आ रही है। पहला समस्या तो उल्टा दिखेगा। दूसरा, हमने देखा है कि अगर वस्तु जो है हमें ज्यादा वस्तुएं देखना है, लेकिन अवतल दर्पण का जो फील्ड ऑफ व्यू है, मीन्स हम कह सकते हैं उसका जो एरिया है जिससे लाइट वो ले सकता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू उत्तल दर्पण, तो इसमें हमें कम वस्तुएं दिखाई देंगी। तो इसलिए उत्तल दर्पण यहाँ बेहतर विकल्प बनता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहली बात, और दूसरी बात ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा सीधा बनाता है और ज्यादा वस्तु में एक साथ दिख सकती है। तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के, सड़क को देखने के लिए उत्तल दर्पण बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें हम देखिए जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कार का शीशा है, इस शीशा में देखिए पीछे का पूरी सड़क दिख रही है, यहाँ पे दूसरी कार आ रही है, ये सब आप आसानी से देख सकते हैं, पूरी सड़क दिख जाती है एक बार में। तो इसलिए हम यहाँ पे दो हमने कारण देखा, कौन कौन से कारण? पहला कारण इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, मतलब इसमें ज्यादा चीजें एक साथ देख सकते हैं, और दूसरा
इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। इरेक्ट बनाने से क्या फायदा है, हमेशा सदैव सीधा इमेज दिखेगा, तो जो गाड़ी जैसे आ रही है वैसे ही दिखेगी, ऐसा नहीं है कि उल्टा दिखे जैसा कि अवतल दर्पण में हो रहा था। तो इसलिए ये हम हमेशा रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर, ये जो इस तरह का दर्पण स्टूडेंट आप कहीं कहीं देखे होंगे सड़कों पे लगा रहता है, ये एक तरह से ट्रैफिक मिरर भी कह सकते हैं। इसका यूज जनरली किया जाता है जहां पर कहीं पर आप देखेंगे कहीं मोड़ हो, मोड़ होने पर क्या होता है, सड़क पर अगर मोड़ हो तो दूसरे साइड से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिखती, तो वहां पे कोने पे आप देखिए इस तरह का मिरर लगा हुआ पाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे दो रोड आकर मिल रही है, तो इन इधर वाले से आने वाली गाड़ी इधर वाली गाड़ी को देख लेगी इस मिरर में, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। बड़ा सा मिरर लगा रहता है तो दूर से ही हम जो बगल से गाड़ी आ रही है दूसरे वाले रोड से, हम उसको आराम से देख सकते हैं। और इस मिरर का यूज कहीं कहीं दुकानों में भी होता है, आप दुकानों में भी देखेंगे कि किसी कोने में लगा रहेगा तो पूरी दुकान इसमें दिखती है, पूरी दुकान दिखेगी, तो इसमें देखकर आप पूरी दुकान को एक बार में देख सकते हैं। तो इससे हमें एक तरह से चोरों से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, दुकान में लगाया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, ये बस है, बस में देखिए बच्चे बैठे हैं, तो जो ड्राइवर के सामने का मिरर होता है, बीचों बीच बस के सामने जहां ड्राइवर बैठता है उसके सामने मिरर एक लगा होता है स्टूडेंट, और इसमें ड्राइवर इसको ऐसे एडजस्ट करता है कि पीछे बस में बैठे जितने लोग हैं उनको डायरेक्ट अपने पास से ही देख ले, ऐसे देखेगा डायरेक्ट, और सब पीछे के जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, या स्कूल बस है तो बच्चे जो बैठे हैं आसानी से सब एक साथ दिख जाएंगे, तो ड्राइवर को पीछे मुड़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबको एक साथ देख सकेगा। तो वहां भी इसका प्रयोग होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ मिरर दिख रहा है ना, इस मिरर में देखिए ढेर सारे स्कूल बस जैसा लग रहा है, सब बच्चे हैं एक साथ दिख रहे हैं, तो इस तरह से आराम से देख सकता है स्टूडेंट। इसका एक और यूज देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे महिलाओं का जो सौंदर्य प्रसाधन वाला डिब्बा होता है, वो छोटा सा डिब्बा होता है, और उनको जो है उसको लेकर अगर कहीं चलना है या कहीं भी यूज करना है तो अगर जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना आसान होगा उनके लिए उसको कैरी करना, ले जाना। तो उनका बॉक्स जो होता है उसमें एक छोटा सा मिरर, देखिए यहाँ पर एक महिला सज रही है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रश कर रही है, कुछ पाउडर वगैरह लगा रही है, तो इसके पास एक छोटा सा मिरर है, छोटा सा मिरर होता है लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसकी वजह से इसमें पूरा शरीर उसका, चूंकि हमने देखा कि इसमें बड़ी चीजें आराम से दिख जाती है छोटे में, तो छोटे से मिरर में उसका पूरा मुंह आराम से दिख जाता है, तो आराम से वो इसको यूज कर सकते हैं अपने छोटे मोटे काम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है मुख्यतः कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमें लार्ज व्यू एरिया चाहिए, हाँ, लार्ज व्यू एरिया की बात पड़े, जरूरत पड़े, मतलब ज्यादा एरिया को हमें एक साथ देखना हो तो कॉन्वेक्स मिरर बेस्ट है। दूसरा हमने देखा, इट ऑलवेज फॉर्म्स, कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज, अर्थात ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो हमेशा सीधा बने तो इसका यूज हमेशा करेंगे, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज भी बनाता है, हालांकि वर्चुअल और रियल बहुत मैटर नहीं करता अगर हमें वस्तुओं को देखना है, प्रतिबिंब को देखना है, लेकिन सीधा और उल्टा मैटर करता है। सोचिए अगर हम रियर व्यू में कॉनकेव मिरर लगा दें तो पीछे आने वाली गाड़ियां सब उल्टा दिखेगा, तो उल्टी आ रही है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ रहे हैं। तो इरेक्ट इमेज हमेशा बनता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अच्छा स्टूडेंट, आगे हम देख लेते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फिर से स्टूडेंट एक बार जल्दी से चर्चा कर ले रहे हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। हमने देखा कि कॉनकेव मिरर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें जो है जो लाइट को रिसीव करने का क्षेत्र होता है
वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्वेक्स मिरर। और इसकी प्रॉपर्टी होती है, मुख्य जो प्रॉपर्टीज है, एक तो ये रियल इमेज बनाता है और ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज। हाँ, कन्वर्ज करता है मतलब लाइट रेज को इकट्ठा करता है। तो अगर हमें कहीं रियल इमेज बनाने की जरूरत है या लाइट को कन्वर्ज करने की जरूरत है, इन केसेस में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और इसमें हमने स्टूडेंट देखा था कि एक केस ऐसा होता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। जब वस्तु हमने स्टूडेंट देखा था कि फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो उस केस में, जैसे मान लीजिए हो गया फोकस, यहाँ हो गया पोल, तो प्रतिबिंब निर्माण जब हम कर रहे थे, याद करिए, ये फोकस से समांतर आने वाली किरणें जो है फोकस से होकर चली जाएंगी और अगर हम सी से लेंगे प्रकाश किरण तो इसी रास्ते पे लौट आएगी और ये दोनों पीछे जाके मिलती है जहां, वहीं होता है प्रतिबिंब का निर्माण। तो हमने देखा था स्टूडेंट कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी हो तो उस केस में प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, बड़ा बनता है, सीधा आभासी बनता है। तो अगर हमें कभी ऐसा जरूरत पड़े, वह इमेज हम बड़ा देखना चाह रहे हैं, देखिए समस्या उत्तल दर्पण में समस्या ये थी कि वो प्रतिबिंब को हमेशा छोटा ही बना रहा था, लेकिन अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना हो तो हमें मजबूरी होगा कि दर्पण अवतल लें। यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताओं में एक ये भी आ गया कि इट फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज। हाँ, मैग्नीफाइड मीन्स ये जो है बड़ा इमेज बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात ये हमेशा वस्तु से छोटी इमेज बनाता है। तो हम जहां पर रियल इमेज की जरूरत पड़े, जहां पे मैग्नीफाइड की जरूरत पड़े, जहां पे लाइट को कन्वर्ज करने की जरूरत पड़े, हम वहां पे सदैव क्या यूज करेंगे, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। तो इसके यूजेस जल्दी से आइए स्टूडेंट एक बार चर्चा कर लेते हैं। फिर से हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले एक हमने इमेज रखा है यहाँ पे, जो है एक डॉक्टर जो है डेंटिस्ट का मिरर है। डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं स्टूडेंट, उनके पास इस तरह का एक मिरर होता है, देखेंगे पेन टाइप का होता है, इसमें किनारे पे एक मिरर लगा रहता है। अब जैसे दांत के अंदर कोई अंदर भाग में कुछ देखना है तो ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट का मुंह खुलवा के सर अपना उसमें डाल देंगे और अंदर से देख लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा जानते हैं आप। तो इसके लिए उन एक छोटा सा मिरर रखते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यह मिरर जो है इसको दांत के पीछे ले जाएंगे, पेन जैसा होता है उससे, तो आराम से उस मिरर में इमेज बनेगी, जिस इमेज को आराम से उसी मिरर में अर्थात दर्पण में ही दांत के अंदर वाले भाग को देख पाएंगे आराम से। तो दूसरा फायदा यह भी होता है कि लाइट को वहां पे फोकस करेगा तो लाइट भी वहां पहुंचेगी आसानी से और हमें देखने में भी आसानी होगी। तो डेंटिस्ट इसका यूज जो है इसके रूप में करते हैं। यहाँ पे देखिए एक यूज है स्टूडेंट, यह है टार्च। तो इसमें देखिए होता क्या है, टार्च हो या कार का, बाइक का हेडलाइट हो, इस केस में स्टूडेंट होता क्या है कि देखिए जो बल्ब जलता है, अगर देखिए जैसे सिर्फ एक सिंपल सा बल्ब जला दे तो उसकी रोशनी आप देखे हैं चारों तरफ फैलती है, उसको सभी तरफ से रोशनी कवर करती है, मतलब सभी दिशाओं में उससे रोशनी निकल रही होती है। सिंपल बल्ब की बात कर रहे हैं अभी। एलईडी में जनरली फोकस्ड होता है सामने की तरफ, लेकिन जो सिंपल बल्ब होते हैं उनकी रोशनी सभी दिशाओं में बिखरती है। लेकिन सोचिए जो हेडलाइट होता है कार में, बाइक में लगा होता है या टार्च में, हम उसका यूज क्यों करते हैं, हम दूर उसके सामने देखना चाहते हैं, ना कि अपना मुंह हमें देखना होता है। तो हम जो है अगर सामने देखना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सारी की सारी लाइट सामने जाए तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो हमें जो सारी लाइट फैल रही है उसको इकट्ठा करना है, मोड़ के एक जगह इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा कौन सा दर्पण करता है, वो है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो इसीलिए हम टार्च में या जो कार का हेडलाइट होता है, आप देखेंगे उसमें यहाँ देखिए एक चमकता हुआ जो हिस्सा है, ये आप देख पा रहे हैं दर्पण ही दिख रहा है, इसमें ये जो है
क्या करता है, लाइट को फोकस करता है। यहाँ जो चारों तरफ से लाइट, बल्ब से लाइट फैलती है उसको इकट्ठा करके सामने की तरफ सबको भेज देता है। जो पीछे लाइट जा रही होती है उनको भी फैला देता है, उनको भी सामने की तरफ इकट्ठा कर देता है, मोड़ देता है। तो टॉर्च में या तो कहें कार में, बाइक के हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है वो है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो लाइट फैल रही है हर जगह वो इकट्ठा हो जाए, सामने की तरफ जाए सारा का सारा लाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया है सोलर फर्नेस, सौर भट्टी। सोलर फर्नेस का अर्थ है स्टूडेंट सौर भट्टी, मतलब सौर का अर्थ है सूर्य, भट्टी का मतलब जिसमें कोई चीज गर्म किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा जुगाड़ जिसमें हम सूर्य की ऊर्जा से किसी वस्तु को गर्म करें। तो यहाँ देखिए हमने एक अरेंजमेंट लिया है एक। अब देखिए हम जानते हैं स्टूडेंट जो सूर्य की ऊर्जा आ रही है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती कि डायरेक्टली किसी वस्तु को जल्दी गर्म कर सके, क्योंकि वो बहुत फैली हुई है। लेकिन उसी को हम इकट्ठा करें, उस ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करें तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कंसंट्रेट करें अगर तो बढ़ जाएगी। तो लाइट रेज को अगर हमें इकट्ठा करना है तो हम जानते हैं दर्पण कौन सा यूज होता है, वो है अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा अवतल दर्पण लिया गया है, आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक दर्पण है बड़ा सा, और इस दर्पण का जो फोकस है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सूर्य बहुत दूर है, मतलब वहां से आने वाली किरणें माना जा सकता है अनंत से आ रही समांतर किरणें हैं, और समांतर किरणें कहाँ फोकस होती हैं, इकट्ठा होती हैं फोकस पे। तो इस अगर हम यहाँ बड़ा सा दर्पण लें और सूर्य से आने वाली किरणों को इकट्ठा करें तो ये सब कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। और अगर फोकस पे मिल रही हैं तो वहीं सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो हमने ऐसा सेटअप बनाया है, देखिए कि उसके फोकस पे ही हमने खाना रख दिया। यहाँ पे देखिए कढ़ाई रखा गया है, कढ़ाई में कुछ पक रहा है, उसके फोकस पे ही रख दिया। तो क्या होगा, सारी ऊर्जा उसी पर इकट्ठी हो जाएगी, अर्थात वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और चीज पक जाएगा जिसको पकाना है। ठीक है, तो इसको हम सोलर फर्नेस कहते हैं। सोलर कुकर स्टूडेंट थोड़ा सा अलग होता है, अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, चर्चा कर ही लेते हैं यहीं पे। देखिए स्टूडेंट जो सोलर कुकर होता है उसका जो डिजाइन होता है अलग होता है थोड़ा सा। यहाँ देखिए हम सोलर फर्नेस बनाए थे। सोलर कुकर जनरली एक बॉक्स टाइप का होता है मान लीजिए, और इस बॉक्स में खाना रखा जाता है। जैसे यहाँ पे खाना रख दिए, अब देखिए आप सोचिए कि सूरज की गर्मी से कितना ज्यादा गर्मी आ रही है, सूरज की धूप से बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है कि खाना ऐसे रख दिए और थोड़ी देर में पक जाए। इतना धूप हो रही है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा धूप थोड़ा सा विषुवत रेखीय जगहों पर होता है, मतलब भूमध्य रेखा जो जगह है, भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ऐसे देशों में अफ्रीकन कंट्रीज जो हो गए, हाँ, जो भूमध्य रेखा पे हैं, बाकी आपका जो गल्फ कंट्रीज हो गए, ऐसे देशों में टेम्परेचर जनरली हाई रहता है, तो वहाँ सोलर कुकर का हम यूज कर सकते हैं। फिर भी खाना अगर डायरेक्ट ऐसे ही रख दे धूप में तो पकना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा समय लेगा। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वहां तक पहुंचे, ताकि जल्दी खाना बने। तो हम स्टूडेंट पहला काम तो ये करते हैं कि जो इसका बॉक्स है सोलर कुकर का, इसको हम ब्लैक कलर से पूरा पुताई कर देते हैं, मीन्स इट इज पेंटेड यूजिंग ए ब्लैक कलर। तो इसको ब्लैक कलर से पेंट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ब्लैक कलर की विशेषता होती है कि यह सभी रंग के विकिरणों का अवशोषण करता है सबसे अधिक मात्रा में। तो ये जो है इस पे जितनी भी हीट पड़ेगी उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेगा। अब थोड़ा सा और अगर हमें चाह रहे हैं कि यहाँ पर और ज्यादा जल्दी से गर्म हो, तो हम यहाँ पे कुछ दर्पण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिए, तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें दर्पण पे आएंगी, जो खाना पे जा रहे हैं तो डायरेक्ट जा ही रही हैं, लेकिन अगर हम एक दर्पण लगा दिया तो दर्पण वाली प्रकाश किरणें भी यहाँ पे खाना में आएंगी। तो ये जो है और ज्यादा यहाँ पे हीट आएगी, अर्थात खाना और जल्दी पकेगा। तो सोलर कुकर में जनरली दर्पण गोली दर्पण का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर चाहें तो यहाँ जो समतल दर्पण यूज किए थे इसकी जगह अगर हम कुछ गोली दर्पण लें तो आसानी और होगा और जल्दी पकेगा, क्योंकि खाना फोकस हो जाएगा, खाना पर ही पूरा का पूरा जो लाइट रे है वो पड़ेगी। ठीक है,
तो इसको हम नाम देंगे सोलर कुकर। ये कहते हैं सोलर कुकर, सौर कुकर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो सौर कुकर जो है, इसका मतलब खाना पकाने के लिए यूज होने वाला है कुकर है, जिसका उद्देश्य है खाना को पकाना विथ द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से खाना को पकाना। आइए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है एक एग्जांपल इसमें देखिए और बचा है। ये भी कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है सैलून में, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डाउट आपके मन में होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर हम अवतल दर्पण देख के दाढ़ी बना रहे हैं, मान लीजिए शेविंग कर रहे हैं, तो अगर हम अवतल दर्पण को हमने देखा है कि ये अगर वस्तु फोकस के बाहर है, वस्तु फोकस से बाहर मतलब फोकस से दूर है, तो उस केस में उल्टा इमेज बनाता है। सोचिए, हम दर्पण में दूर से देख रहे हैं और पता चला कि हम जो अपना दाढ़ी बनाना है उसमें हमारी दाढ़ी ऊपर दिख रही है, अपना बाल बना दिए। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर हम चाह रहे हैं कि दाढ़ी हमारी बड़ी बड़ी दिखे, हम बड़ा बड़ा देखें ताकि एकदम बढ़िया से क्लीन कर पाए, अपनी शेविंग कर पाए, या तो आप चीजों को जूम करके मतलब एक तरह से समझिए बड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट कि उसके बावजूद अगर हमें अवतल दर्पण का यूज करना है तो हम कोशिश करते हैं कि देखिए, अवतल दर्पण में अगर हम चाह रहे हैं कि हम सीधा दिखें, तो सीधा कब दिखेंगे? जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस तथा पोल के बीच में। अब देखिए, फोकस से पोल के बीच में हमें आना पड़ेगा, यहाँ पर हम अगर खड़े होंगे तभी हम सीधा दिखेंगे। और इतना हमें सीधा दिखने का मतलब, इसका मतलब हमें फोकस के बीच में रहना होगा, तो फोकस इसका दूर होना चाहिए। अर्थात अगर हम थोड़ी ज्यादा फोकस दूरी का अवतल दर्पण ले, उसको हाथ में ले ले, तो दूरी बहुत कम रहेगी, ताकि हम हमेशा फोकस के अंदर ही रहेंगे। तो उस केस में हमारा इमेज जो होगा आभासी होगा और बड़ा बनेगा, तो हमें बड़ा बड़ा उसमें दिखेगा और आराम से हमें सेविंग कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में देखिए दिखाया गया है। यहाँ पर यह व्यक्ति जो है सेविंग कर रहा है यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो इसलिए आपको बुक में कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि अवतल दर्पण जो है सेविंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो ठीक है, आप मान सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अवतल जितने सैलून होते हैं ना, जिसमें आप जाते हैं बड़े बड़े शीशा लगा हुआ देखते हैं, तो अवतल दर्पण नहीं बल्कि वो समतल दर्पण होता है। और जनरली जहां भी बड़े शीशे आप देखिए तो याद रखिएगा वो हमेशा समतल दर्पण ही रहेगा। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट लगभग मानकर चलिए सभी यूजेस देख लिया है जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, समतल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। आइए आगे हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में है, आपके झारखंड की बुक में भी है, तो उनमें चूंकि सेम पैटर्न पे हमने चर्चा शुरू में ही किया था कि एनसीईआरटी का अभी सभी लोग, सभी बोर्ड जो है पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का आप देखेंगे, बिहार बोर्ड, झारखंड, सब जगह पूरी की पूरी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप हल कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि सभी बोर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो है दर्पण से रिलेटेड एनसीईआरटी के बुक में, आइए देख लेते हैं क्या क्या है, उनको जल्दी से हम हल कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है देखिए एक्सरसाइज को हमने यहाँ पर रख लिया है ताकि आप इसको जो है समझ पाए कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये है लेंस से संबंधित है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम दर्पण से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कॉनकेव मिरर से अर्थात अवतल दर्पण से जो इमेज बन रही है वो दिख रही है कैसी? वर्चुअल दिख रही है, मीन्स आभासी दिख रही है, सीधा दिख रही है और बड़ी दिख रही है। तो स्टूडेंट एक खाली जो वर्चुअल बोला उतने से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि वस्तु कहाँ पर रखी है।
अवतल दर्पण में हम जानते हैं एक ही केस होता है जब प्रतिबिंब बनता है आभासी, और वो कब होता है? जब वस्तु रखी हो फोकस तथा पोल के बीच में, इस केस में प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, पहला कह रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे प्रतिबिंब वही बनेगा, उल्टा बनेगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो स्टूडेंट यही है सही ऑप्शन। हम लोगों ने देखे शुरू में ही चर्चा किया कि एक ही तो विकल्प ही होता है, एक ही तो ऐसा केस ही होता है खाली अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, और वो है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो है लेंस संबंधित है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अभी हम खाली दर्पण के प्रश्न को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो है चौथा क्वेश्चन, ये है अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस है ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है जो फोकस दूरी है वो है -15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लेंस और दर्पण कैसे होंगे। स्टूडेंट लेंस के बारे में तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन दर्पण के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि फोकस दूरी प्लस और माइनस क्यों होती है। हम जानते हैं साइन कन्वेंशन के कारण होती है, चिन्ह परिपाटी की वजह से। और हम जानते हैं, देखिए जल्दी चित्र बनाए, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, अवतल दर्पण ये होता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है उसके दाहिने में है, लेकिन अवतल का फोकस उसके बाएं है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में हम जानते हैं नेगेटिव लेते हैं, राइट में क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये अगर फोकस दूरी माइनस में है तो माइनस किसका दिख रहा है यहाँ पे? अवतल दर्पण का। इसका मतलब जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो आंसर होगा कॉनकेव मिरर। हालांकि अभी लेंस तो पढ़े नहीं, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि फोकस दूरी माइनस कॉनकेव लेंस की भी होती है। तो कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस दोनों में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ कॉनकेव। बोथ कॉनकेव मतलब दर्पण उत्तल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। इन्हीं दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। कह रहा है कि चाहे जो भी कितना भी दूर आप एक मिरर से खड़े हैं, लेकिन आपका इमेज, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आप दर्पण से कितने भी दूर खड़े हैं, आपका इमेज हमेशा सीधा बन रहा है। तो कह रहा है मिरर कैसा होगा। तो स्टूडेंट हमने अभी तो चर्चा किया कि ऐसा दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा है? सीधा तो आभासी होता है, तो हमेशा आभासी किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में। अवतल में तो वास्तविक भी बनता है, और वास्तविक है तो उल्टा होता है। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा है जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, सदैव सीधा बनाते हैं। तो इसका आंसर दोनों होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मीन्स प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस। देखिए लेंस की बात कर रहा है, और लेंस तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ देते हैं। लेंस पढ़ने के बाद इसको फिर से हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा है हम चाह रहे हैं कि एक वस्तु का
इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाना चाह रहे हैं यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट बताइए, कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में इरेक्ट अर्थात सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। और कह रहा है इसका फोकल लेंथ है अर्थात फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जरा सुन लिया जाए, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए, उसका रेंज मतलब परिसर कितना होना चाहिए, कहां से कहां तक रखा जा सकता है। तो इसको चित्र से हम अगर समझे स्टूडेंट, तो जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, कह रहा है इसकी फोकस दूरी है, यहाँ पे फोकस हो गया तो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट की सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से, और पोल के माना जाता है मूल बिंदु अर्थात 0 इसको लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा -15। तो वस्तु को कहां से कहां तक रख सकते हैं आभासी के लिए? फोकस से पोल के बीच में अर्थात 0 से 15 के बीच में। तो रेंज में आप लिख सकते हैं 0 to 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। और रेंज में आप ऐसे भी लिख सकते थे -15 से 0 तक। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, साइन इसका माइनस रहेगा क्योंकि इसका जो मुंह है वो लेफ्ट में है, फोकस जो है वो लेफ्ट में है। ठीक है, चल कह रहा है ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जब वस्तु फोकस से पोल के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो फोकस से जाएगी, सी से ले ले आप चाहें तो उसी रास्ते पे लौट जाएगी, फाइनली पीछे ये सब मिलेंगी, प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको परेशान करे। ठीक है, आप तो जानते ही हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। कह रहा है कि इन केसेस में, इन स्थितियों में बताइए कौन सा दर्पण यूज होना अच्छा रहेगा, हाँ कौन सा उचित पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए है हेडलाइट ऑफ अ कार। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? हेडलाइट में चूंकि सारा प्रकाश को इकट्ठा करना है तो एक जगह करना है, तो लाइट को कन्वर्ज करना है तो कन्वर्जिंग मिरर अर्थात यहाँ पर यूज होगा प्रकाश को इकट्ठा करने वाला मिरर। तो कौन मिरर होता है वो? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है ये प्रकाश को इकट्ठा करता है अर्थात अवतल दर्पण। ठीक है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। दूसरा है क्वेश्चन, साइड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। जो गाड़ी है उसका साइड व्यू मिरर जो होता है, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, उसको उसमें कौन सा दर्पण यूज होगा? तो इसको हमने अच्छा से अभी चर्चा किया, तो आज में समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम इसका आंसर जानते हैं कि क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है इसको हमेशा साइड व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। तीसरा है देखिए सोलर फर्नेस, सौर भट्टी। सौर भट्टी स्टूडेंट हम लोगों ने जैसा कि देखा है, यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर के यूज में, ये देखिए यहाँ पर ये है सौर भट्टी। तो इसको जो है हमने देखा कि कौन सा मिरर यूज हो रहा है यहाँ पे? अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। तो इसका ऑप्शन जो है होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। कह रहा है सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, कारण बताते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो हमने देखा स्टूडेंट इनका आंसर क्या है, इसका रीजन क्या है, अभी अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो वैसे है लेंस से, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। कोई लेंस था, उसका आधा हिस्सा काले पेपर से कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि स्टूडेंट ये प्रश्न दर्पण में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा जरा।
आपके मन में कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके मन में आए प्रतिबिंब आधा बनेगा, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। लेंस का काम या दर्पण का काम, चलिए दर्पण पे रहिए, दर्पण का काम क्या होता है हम जानते हैं, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है फिर परावर्तित करता है जिससे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? सिर्फ 2। हमने 2 प्रकाश किरणें लिया था जिनसे प्रतिबिंब बना था। अब सोचिए अगर किसी दर्पण को आप आधा ढक दिए तो क्या अभी उस पर 2 प्रकाश किरणें नहीं आ रही होंगी? बिल्कुल आ रही होंगी, उस पर भी अभी अनंत प्रकाश किरणें आ रही होंगी। तो प्रतिबिंब इसका मतलब है पूरा बनेगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, अब जो है जैसे आधा ढक दिए, दर्पण था बड़ा सा, सोचिए बड़ा सा दर्पण है, अब पहले जो है पूरा यहाँ से हर जगह से प्रकाश किरणें मिलकर जो है प्रतिबिंब बना रही है। तो ज्यादा प्रकाश किरणें आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा चमकदार प्रतिबिंब बनेगा। अब सोचिए अगर आधा कवर कर दे, आधा हम ढक दिए यहाँ से, तो इतना परावर्तन नहीं होगा, अब आधा ही प्रकाश किरणें आ पाएंगे। तो कम प्रकाश किरणें अगर पहुंचेंगी तो चमक कम होगी, सिर्फ यही ना फर्क पड़ेगा। अर्थात देयर विल बी नो चेंज इन द साइज एंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हाँ, उसके साइज पर, उसके पोजीशन और नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसकी ब्राइटनेस पर, जो प्रतिबिंब है उसकी चमक पर सिर्फ प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे कि किसी लेंस को आधा काट दिए, 1/3 काट दिए, चाहे जितना काट दिए, ढक दिए, काला पोत दिए, कुछ भी बोले, लेकिन याद रखिएगा फर्क सिर्फ किस पर पड़ेगा, वो है प्रतिबिंब की चमक पर, ओनली ऑन द ब्राइटनेस ऑफ इमेज। ओके, ठीक, चलिए अच्छा आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लेंस से संबंधित है, छोड़ देते हैं। 11 जो है वो भी लेंस से संबंधित है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दर्पण का क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। स्टूडेंट ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसको जरा हम लोग अलग से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज एक बार चेक कर लीजिए, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्व करके। सोचिए एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और कह रहा है कि इस मिरर का जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है और वस्तु कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं इसको। चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो फोकस होता है उत्तल दर्पण का वो दाहिने साइड में होता है, ये 15 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं होगी +15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये राइट साइड में है और वस्तु तो लेफ्ट में रखी जाएगी। ये जो है कह रहा है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अब लेफ्ट में अगर है पोल से तो इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं माइनस, और इसको हम यू से डिनोट करेंगे तो होगा -10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखिए आप जानते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर हमें प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह ज्ञात करना है तो हमें दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, मिरर फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं क्या है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें v की वैल्यू ज्ञात करना है तो बाकी वैल्यू जो है साइन के साथ हम प्लेस कर दें तो v आ जाएगा। चलिए रख सकते हैं, हम कह सकते हैं 1/v will be equal to 1/f - 1/u, या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा v = डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा uf / u - f। तो ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ये देख लेते हैं। u की वैल्यू कितना है -10, तो हो जाएगा -10 × f कितना है +15 /
u माइनस एफ, u की वैल्यू है -10 माइनस f की वैल्यू कितनी है +15। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर देखिए आ रहा है 15 इंटू -10 है, होगा -150 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है -10 -15, ये आया -25। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई आएगा 25। तो ये आ रहा है कितनी बार जा रहा है देखिए 6 टाइम। इसका मतलब आएगा v इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर अच्छा देखिए ये उत्तल दर्पण है, तो हमें पहले से पता है कि इसका नेचर क्या होगा इमेज का। इसमें इमेज हमेशा क्या बनेगी, यहाँ छोटी इधर कहीं बनेगी, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, मतलब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और स्थिति तो हमने देख ही लिया, v इक्वल टू क्या है +6 सेंटीमीटर। ये कहां पर बनता है हमेशा, फोकस और पोल के बीच में। देखिए क्वेश्चन में क्या और कुछ पूछा है, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बस तो हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है, ये कह रहा है मैग्निफिकेशन इक्वल टू है +1, और मैग्निफिकेशन क्या होता है HI/HO। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे अगर तो आया HI बराबर HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो इमेज बन रही है, पहला चीज देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन +1 अगर बता रहा है तो इसमें दो चीजें हैं, एक है साइन और एक है वैल्यू। तो साइन क्या बताता है, हमने शुरू में चर्चा भी किया था कि जब प्लस है, देखिए वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है, हाँ, तो HO तो हमेशा प्लस ही रहेगा एक तरह से। अब अगर प्लस आना है तभी आएगा जब HI भी प्लस हो, मतलब कि प्रतिबिंब भी ऊपर बने, मतलब आभासी बने, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो मतलब अगर m का मान प्लस है तो एक ऐसा इमेज होगा आभासी, वर्चुअल इमेज, और m निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर m का जो साइन है वो क्या है, प्लस है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और +1 वैल्यू क्या बता रहा है, साइज के बारे में। +1 से हम देख रहे हैं आ रहा है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर है, मतलब दोनों का आकार समान है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, an object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror of radius 30 cm. Find the position of image, its nature and size. चलिए जल्दी से देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है। एक वस्तु है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और रखा कहाँ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी बात समझ में आया। चलिए अच्छा लिख लेते हैं एक बार, आपको डाउट हो तो। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें वस्तु एक उसके सामने रखी जा रही है, तो उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु तो ऊपर रखी जाती है, तो इसका मतलब HO का मान दिया है +5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी जा रही है जिसका रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे अगर दर्पण सूत्र यूज करना है तो फोकस दूरी की जरूरत होती है, तो हम फोकस दूरी वहां से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी भी दिया है।
चलिए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है u का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, तो वस्तु तो हमेशा बाएं साइड में रखी जाती है, तो u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, माइनस। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो आपका फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोकस हो, ये सब दाहिने होता है। दाहिने होने की वजह से प्लस रहेगा। और फोकस सेंटर ऑफ फोकस रेडियस में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू R/2। इसका मतलब हो जाएगा F की वैल्यू आएगी +15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थिति अगर ज्ञात करना है आपको, तो चित्र बनाने की बात करें तो आराम से बना सकते हैं। समांतर किरण लेंगे तो ये जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, लौट जाएगी। सी से होकर प्रकाश किरण लेंगे अगर, तो ये अपने मार्ग पे लौट जाएगी, जहां पर ये दोनों कट करेंगे वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। आइए इसको हल करके देखते हैं इसकी वैल्यू। स्टूडेंट, हम जानते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद ही बाकी चीजें कर पाएंगे। तो दर्पण सूत्र अगर हम यूज करें तो होता है 1/v + 1/u = 1/f। या तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हमने अभी देखा कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f - 1/u। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u - f, ऊपर हो जाएगा u × f। वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें तो u इक्वल टू है -20 इंटू f की वैल्यू है +15 डिवाइडेड बाई u - f -20 माइनस f की वैल्यू है +15। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा -300 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है नीचे, 20 और 15 कितना जाएगा, 35 -35। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो इसको वैल्यू है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7, आएगा +60 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। ये क्या आया, प्रतिबिंब की स्थिति v का वैल्यू है। हमें प्रतिबिंब का अगर साइज पता करना है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं साइज किस फार्मूले में आता है, वो आता है मैग्निफिकेशन फार्मूला में। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, m = h'/h = -v/u। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, -v/u। अगर हम वैल्यू प्लेस कर दें तो hi का वैल्यू क्या हो जाएगा, -v/u × ho। वैल्यू रख दीजिए, -60/7 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितना है, -20 इंटू ho कितना है, 5। तो आप देख सकते हैं आसानी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 15×3 = 15/7 सेंटीमीटर। यह होगा वैल्यू ऑफ hi, हाइट ऑफ इमेज। तो इस तरह से स्टूडेंट आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या कोई और प्रश्न बचा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find size and nature. देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा 7 सेंटीमीटर का इतना बड़ा वस्तु है और कहाँ पर रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। कितना दूरी पे, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, जिसका फोकस दूरी था 18 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए, अगर यहीं पे हम बना रहे हैं इसको, सोचिए ये है अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर। ये है पोल से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है फोकस। अब वस्तु रखी है यहाँ पे, इसका सी कितना दूर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस पे होता है। तो वस्तु आप सोचिए कहाँ पर है, वस्तु कह रहा है 27 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ फोकस तक 18 है, यहाँ तक हो जा रहा है 36, तो 27 पे है वो, तो 18 से ज्यादा 36 से कम, मतलब वस्तु कहाँ रखी होगी, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, बहुत आसान है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सोचिए, और कैसा बनेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए फिर से। What distance from the mirror should a screen be placed? कह रहा है स्क्रीन कहाँ पर लगाएं हम, कहाँ पर पर्दा लगाएं तो उसी पर प्रतिबिंब बने।
तो स्टूडेंट अगर हमें प्रतिबिंब पर्दे पर लाना है तो जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर्दा लगाना पड़ेगा, अर्थात ये प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो इसने u देखिए वैल्यू दिया ही है, u की वैल्यू दिया है -27 सेंटीमीटर और क्या दिया है f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। तो v हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं, v तो पूछा है, तो दर्पण के सूत्र को हम यूज करके आराम से v का मान ज्ञात कर सकते हैं। और उसी में पूछा है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो साइज और नेचर भी आराम से हम निकाल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखिए दिया है वो है HO का मान, HO का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए करे लेते हैं, बहुत आसान है, छोटा सा तो प्रश्न है। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग बार बार कर रहे हैं, दर्पण का सूत्र यूज कर रहे हैं, 1/u v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा uf डिवाइड, ऊपर आ जाएगा u माइनस f, यहाँ से वैल्यू आएगा v इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। वैल्यू प्लेस कर दीजिए जल्दी से, u की वैल्यू है -27 इंटू -18 डिवाइडेड बाई u, कितना है -27 माइनस f -18, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 18, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए है 27 माइनस और है माइनस प्लस 18, -27 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा -9। ठीक है, तो आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 टाइम जाएगा, ये आएगा -54 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है हम जो पर्दा लगाएंगे वो कितना दूर लगाना पड़ेगा, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर पे, क्योंकि प्रतिबिंब C से बाहर बन रहा है। ठीक है, अर्थात जैसे यहाँ पे लगभग 36 सेंटीमीटर है, यहाँ C है तो यहाँ C है, तो प्रतिबिंब और कहीं बाहर बनाना पड़ेगा, C नहीं है ये वस्तु है, तो हमें और बाहर पर्दा लगाना पड़ेगा। अगर साइज की बात करें, नेचर की बात करें इमेज की, तो हम देख रहे हैं ये जो है इमेज यहाँ पे बाएं साइड बन रही है, तो जो है रियल होगी, रियल है, इन्वर्टेड होगी। हालांकि इसको मैग्निफिकेशन के फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट m इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल टू होता है -v/u, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, यहाँ से आएगा HI इक्वल टू -v/u इंटू HO, तो रखिए -v माइनस इंटू v का वैल्यू है -54 डिवाइडेड बाई u का मान कितना है -27 इंटू 7 क्या है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई तो 7 है, तो इसलिए जो है उसको ऐसे ही रहने दे, 27 दूनी 54, 27 दूनी, तो ये हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। ओके, ये आया देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई में जो माइनस है ये क्या बता रहा है, नीचे की दिशा, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और 14 सेंटीमीटर क्या है उसका साइज। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, हम आसानी से देख पाए। तो इस तरह से स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम होगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है आज की क्लास बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अभी इससे संबंधित और भी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।